क्या हुआ माधव, अकेले क्यों बैठा है? जाओ खाना खाओ। जी नहीं हरी सर, हमको भूख नहीं है। भूख नहीं है? बीमार उमार हो क्या? नहीं सर, बस भूख नहीं है। द्विवेदी जी, हम कई दिन से देख रहे हैं कि माधव अवस्थी खाना नहीं खा रहा है। जरूर कोई बात इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। खाना नहीं खाता? ये क्या बात हुई? हमसे तो कुछ कहा नहीं उसने। हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बात ये अपने पेट के अंदर दबा रखा है और फिर कहता है कि भूख नहीं। ठीक है, हम देखते हैं। माधव। जी सर। अरे माधव, ये हो क्या रहा है? उपवास है, भूख हड़ताल? दरअसल हम कुछ पैसे जोड़ रहे हैं सर। भूखे रहकर? खाने पीने के खर्चे के बाद तनख्वाह कुछ नहीं बचती। खाओगे नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर ये तनख्वाह किस काम की? माधव, बात क्या है? इरादे क्या हैं? सर, पैसे हम खुद के लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए जोड़ रहे हैं। जमानत करवानी है उसकी। 19 साल से जेल में सड़ रही है वो। एक बार बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हैं उसे। माधव, तुम अपनी माँ के लिए जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने आप के साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत। उनचास वर्षीय मीना अवस्थी को 19 साल पहले सन 1993 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मीना अवस्थी का 19 वर्षीय बेटा माधव अवस्थी अपना पेट काटकर पैसे बचा रहा था अपनी मां की जमानत करवाने के लिए, ताकि उसकी मां अपने बेटे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आजादी के माहौल में गुजार सके। माधव आजादी का मतलब समझता था क्योंकि वो खुद जेल में पैदा हुआ था। कभी कभी अम्मा से भी मिलाने ले जाते। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। अबे ओ माधव, अभी के अभी मैडम बुलाइए, चलो भागो। माधव, तुम अगले हफ्ते 18 साल के हो रहे हो। जी मैडम। देखो, हम 18 साल के ऊपर यहाँ किसी बच्चे को नहीं रख सकते। जी। हम तुम्हें एक संस्था में भेज देंगे। वहाँ तुम रह भी सकते हो और वो लोग तुम्हें कुछ काम भी सिखा देंगे। कब जाना होगा मैडम? तो 7वीं पास हो? पूरी 8वीं भी कर ली है सर, बस पर्चा नहीं दिया। पर्चा दोगे और पढ़ाई करोगे? जी सर। तो फिर तुम पढ़ोगे, जितना चाहोगे उतना, और पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी सीखोगे, हुनर वाला। क्यों? पढ़ाई के साथ काम और काम के साथ पढ़ाई करोगे? जी जी करेंगे सर। तो ये है हमारी जिंदगी, ये है हमारा काम, और काम करके अपनी अम्मा को दुनिया दिखाना चाहते हैं, आजाद दुनिया। अम्मा, ये ले, 400 रुपये है, पिछला हफ्ता का मजूरी। वकील से बात हुआ? बहुत पैसे मांग रहे हैं अम्मा। कहते हैं
जमानत की रकम भी काफ़ी होगी, बहुत पुराना केस है ना। हाँ, 19 बरस पुराना। हमारी तो जिंदगी निकल गई यहाँ। और कई साल बाकी हैं अम्मा, आज़ादी भी निकलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना। मीना को जेल की सजा एक हत्या के केस में हुई थी। इस केस के बारे में माधव को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था और उसकी मां का कहना था कि खुद उसे भी इस हत्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आखिरकार उम्र कैद के 19वें साल में रिहाई की पहली किरण मीना अवस्थी की जिंदगी पर पड़ी, और वो भी एक दूसरे कैदी की बदौलत। हमको मालूम है, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारी रिहाई कैसे हुई। हाँ। एक वकील है इलाहाबाद के सत्यवीर दीक्षित, उन्होंने हमारा केस लड़ा। पैसा कितना लिए? इको पैसा नहीं का? हमारा भाई मिलने गया था उनसे। ये सत्यवीर दीक्षित ज्यादातर मानव अधिकार के केस लड़ता है। ये मानव अधिकार का होता है? वो तो हमको भी नहीं मालूम। हमको खाली इतना मालूम है कि मुफ्त में लड़े और हमारी रिहाई करवा दी। उनका कोनो अता पता, फोन बोन हम माधव को दे देंगे, वो बात कर लेगा। हमको मालूम था तुम मांगोगी। ये लो, तुम्हारा भी काम बन जाए मीना। बहुत सजा काट ली। ओ गायत्री मैडम, जरा जल्दी, वरना पता चला यहाँ जेल से निकलते निकलते वहाँ रिहाई कैंसिल हो गई। तुम जाओगे ना इलाहाबाद? हम जाएंगे हम। वो गायत्री है ना जिसकी जमानत हुई, वो भी हमारी तरह उम्र कैद की सजा काट रही थी। इन्हीं वकील ने मदद की, वो भी बिना एक पैसा लिए। हम आज ही इनको फ़ोन करते हैं अम्मा। सत्यवीर दीक्षित। मीना, मिलने का टाइम खत्म। हेलो। प्रणाम सर, हम माधव अवस्थी बोल रहे हैं आजमगढ़ से। क्या आप एडवोकेट सत्यवीर दीक्षित जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं, बोलिए। सर, दरअसल हमें अपनी अम्मा के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। क्या हुआ आपकी अम्मा को? सर, हमारी अम्मा आजमगढ़ उज्ज्वल मेला कारागृह में 19 साल से सज़ा काट रही है। उन्हें उम्र कैद हुई है। हमें आपका नंबर गायत्री सिंह जी से मिला, जिनकी आपने जमानत करवाई। सर, क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखो, बिना केस को पूरी तरह स्टडी किए हुए हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक काम करो, तुम इलाहाबाद आ सकते हो मिलने? हाँ सर। कब आए आपसे मिलने? शुक्रवार को 11:30 बजे सुबह ठीक रहेगा? हम पहुंच जाएंगे। प्रणाम सर। उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अम्मा को जमानत मिल सकती है, जेल की बाहर की दुनिया वो देख सकती है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी अम्मा ने कत्ल किया भी था या नहीं। हमने कभी पूछा नहीं और अम्मा ने भी नहीं बताया। सर, हम जेल के अस्पताल में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र में हमें बाल कर भेजा गया। 18 साल तक हम वहीं थे। फिर अभी लक्ष्य पुनर्वासन केंद्र में रहते हैं। उन्हीं लोगों ने काम सिखाया और काम दिलाया। उम्र कैद की सज़ा क्यों हुई तुम्हारी अम्मा को? सर, कत्ल के जुर्म में। नाम क्या बताया था अम्मा का? जी, मीना अवस्थी। अच्छा, कहाँ की थी तुम्हारी अम्मा? मतलब कहाँ, जुर्म कहाँ हुआ, गिरफ्तारी कहाँ हुई, कुछ पता है? कुछ नहीं मालूम सर, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की। देखो माधव, अभी तक
तुम्हारी दी जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि तुम्हारी माँ का नाम मीना अवस्थी है, जो इस वक्त उज्जवल महिला कारागार में उम्र कैद की सज़ा भोग रही हैं पिछले 19 सालों से। हैं, हम इसका केस पेपर निकलवा लेंगे। सर, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पैसे के बारे में कुछ मत सोचो अभी, पहले एक बार केस देख लेते हैं क्या, फिर बात करेंगे। जमानत होगी ना अम्मा की? बगैर केस को स्टडी किए हम कुछ नहीं कह सकते माधव। अगर जमानत होने लायक केस रहा तो पूरी ताकत लगा देंगे, तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? हम और अम्मा, बस हम दोनों ही एक दूसरे के, और हमारा कोई नहीं है सर। मोबाइल नंबर बताओ अपना। अभी हम लिए नहीं है सर, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सर हैं द्विवेदी जी, हम उनका नंबर आपको दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो। इक्कीस साल पहले सन 1991 मेबिलपुर गांव, जिला लखीमपुर खीरी। 28 वर्षीय मीना अवस्थी अपने पति रामकुमार अवस्थी, 7 वर्षीय बेटे बबलू अवस्थी, 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी अवस्थी और अपने ससुर श्रीकांत अवस्थी के साथ रहती थी। 21 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था? पापा 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 पापा, हम भी चलें आपके साथ? हम चौराहे से वापस आ जाएंगे। अच्छा आजा, जल्दी आजा, बैठो। अरे टिफिन में तो लेते भी चाहिए ना। अरे लो, ये भी छूट गया। इसको थोड़ा हम चौराहे तक छोड़ देंगे, टहलते हुए आ जाएगा, ठीक है? अरे तोता आ गया, खाना खा गया। चल लक्ष्मी, नहाने चल। खाने के बाद माँ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो तोता बोला कि मुझे पानी दे दो नहाने के लिए। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ए गुप्ता, ज्यादा मनमानी ना दिखाओ हमको, समझे कि नहीं? सारा दुनिया जान रहा है कि तुम हमरा जमीन पे कब्जा किए हो, ये चापाकल बिठवा दिए हो और अब हमरा ये जमीन घेर रहे हो तुम। बकवास ना करो रामकुमार, समझे? ये जमीन हमरा है, ये जमीन तोरा कभी था ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो सरकार का जो कागजात है हमरा पास, वो सब रद्दी है, रद्दी में फेंक दे। अरे झूठा कागज पत्री पर लिखने से सच कब से होने लगा हो? अरे सच ये है कि तुम लोग सब चोर हो। ए चाचा, फालतू बकवास नहीं, वरना उम्र का लिहाज नहीं करेंगे हम। ए गुप्ता, हम तुमको आखिरी बार समझा रहे हैं, इन नल का हटाओ यहाँ से और ये घेराबंदी हटाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा, कह रहे हैं। ये तो यहाँ से नहीं हटेगा, जो करना है कर लो। अरे रे, थोड़ा तो शर्म करो। एक तो सारा पानी खींच बैठा, वो भी हमने जमीन का। ए मीनवा, रहने दे, ये जमीन हमारी जमीन को लग के है, ना तुम्हारी है ना हमारी, समझ गई? लो देखो, खुद ब खुद कह रही है कि जमीन इसका नहीं है। अरे तुम्हारी भी तो नहीं है। इस जमीन पे चाहे हम पानी बहाएं, चाहे खून बहाएं, हमारी मर्जी। आप हमारी बात सुनिए, जाते हैं पुलिस में शिकायत दर्ज करते ही खून मारने की धमकी दे रहे लोग। अरे रोज रोज पीठ पीछे महाभारत शुरू करना बंद करो। अरे जो करना है सामने करो, ये लो तुम्हारे सामने। देखा, जानलेवा हमला किया है इसने। चलिए पुलिस आने दो। हम जानलेवा हमला किया तुम पर, तुम जिंदा खड़ी हो हमरे सामने। अभी तो फूंक मारे हैं, अगली बार पटक के ढेर कर देंगे, समझी? अंदर चलो। अरे अंदर ही रखो इसको, किसी दिन हमारा हाथ उठ गया ना तो हमेशा के लिए हम पर हाथ चलाओगे, हम पर हाथ चलाओगे। तुम फेंकोगे। अंदर चलो, जाओ अंदर। सुनिए, सरपंच जी से कहकर असली वाली कागज पत्री बनवाइए, रोज की झिक-झिक से तो मुक्ति मिले। अरे इनका सर ना फोड़ दिया तो हमारा नाम नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, चलो ना, जो करना कर लीजिए। बच्चे को संभाल, चलो बेटा अंदर जाओ। चलो तुम लोग क्या मुंह पाए खड़े हो, काम करो अपना। योर ऑनर, इन दोनों परिवारों का झगड़ा गहरी दुश्मनी में बदल गया और ये दुश्मनी जानलेवा बन गई। योर ऑनर, मैं अपना पहला गवाह रामदास भटनागर को बुलाना चाहूंगा।
जिसने मीना अवस्थी को कत्ल के बाद अंधेरे की तरफ भागते हुए देखा। हाँ रामदास, कत्ल की रात तुमने क्या देखा था? साहब जी, हम उस दिन खेतों से काम करके घर वापस आ रहे थे। बहुत देर रात हो गई थी साहब। तभी हमने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। माँ, नहीं, नहीं। ए कौन है? ए रोक, ए रोक, ए कौन है? ए रोक, ए रोक। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, बउआ उठ। ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, आपका बेटवा अंकित बहुत बुरी तरीके से घायल है। कहाँ? अरे वहाँ झाड़ियों में बहुत खून बह रहा है, जल्दी चलिए। क्या हुआ जी? हमको क्या पता, उधरे सब भाग के गया है। साहब, हम सुंदर भैया और उर्मिला भौजी को उस जगह पर लेकर गए थे। वहाँ से वो दोनों लोग अंकित को अस्पताल ले गए। पुलिस भी आई थी साहब अस्पताल में, और बच्चा मुँह दम तोड़ा था साहब जी। योर ऑनर, अंकित कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी मौत गला काटने से हुई है। और आज से सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ खड़ी आरोपी मीना अवस्थी ने मृतक अंकित की माँ उर्मिला को जान की धमकी दी थी। हम नहीं किए हैं। तो उस रामदास भटनागर को तुम्हारा नाम लेने का क्या जरूरत था? अरे वो एक औरत को देखा था। अरे तो कोई भी हो सकती है ना। सब समझ रहे हम ही सब किए हैं, मगर हम ना ही किए। पुलिस नहीं न मान रही है। पुलिस कह रही है कि होता है कुछ परिस्थिति प्रमाण, उसके हिसाब से साबित हो रहा है कि अंकित का खून तुम ही की हो। इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस बात को काफी स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं कि कथित आरोपी मिसेस मीना अवस्थी दोषी हैं। ये कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी को 6 वर्षीय अंकित कुमार के मर्डर केस में दोषी करार देती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। दीदी, सब दिन नहीं निकल रहे। निर्मला, बबलू और लक्ष्मी कैसे हैं? तुम्हारे जीजा जी तो आते ही नहीं हमसे मिलने। दीदी, जीजा जी और तुम्हारे ससुर जी और उनके तरफ वालों को लगता है कि तुम उनके परिवार पर कलंक हो। निर्मला, हम पेट से हैं। तुम्हारे जीजा जी हमसे कहे थे कि हमारे लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। दीदी, वो तो होने से रहा। वैसे भी आज के बाद शायद हमारे लिए भी आना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सास ने कहा है कि ये आखिरी बार है। आज के बाद कोनो नाता नहीं रखना है तुमसे। दीदी, तुम्हारे बारे में पूरा गांव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर, मतलब परिस्थिति जन्य प्रमाण के आधार पर तुम्हारी अम्मा को उम्र कैद की सज़ा हुई है। इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता था, कोई अड़चन नहीं थी इसमें। अच्छा, तुम निर्मला मौर्य मतलब अपनी मौसी को, अपनी माँ की छोटी बहन को जानते हो? जी नहीं सर, अम्मा ने कभी कुछ बताया नहीं। तुम्हारी माँ के इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था आज से 19 साल पहले ही, लेकिन कोई सामने आया नहीं, ना तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारे दादाजी।
अच्छा, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, बड़ा भाई भी है, जो अब तुम्हारे जैसे बड़े हो गए होंगे। हमारे भाई बहन है? हाँ। देखो, जब तुम्हारी माँ की गिरफ्तारी हुई थी ना, तुम उनके पेट में थे। हमें बड़ी हैरानी हो रही है, क्यों नहीं बताई ये सब बातें। खैर, जाने दो। देखो, अभी हमें करना ये है कि हम तुम्हारे बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करेंगे। उसके लिए तुम्हारा पहचान पत्र लगेगा। कुछ है तुम्हारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे ये पता चले कि तुम मीना अवस्थी जी के ही बेटे हो? नहीं सर। माधव का जन्म जेल के हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनवाया गया था। इस केस में ऐसी कई चीजें थीं जो अजीब थीं और प्रो बोनो लॉयर सत्यवीर दीक्षित को खटक रही थी। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं वकील साहब आप हम पर? कोई इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहे हैं जेलर साहब, एक सीधा सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हमारे मुवक्किल माधव अवस्थी का जन्म जब आपके ही जेल के हॉस्पिटल में हुआ, तो फिर इसका बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना? तो ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस वक्त के जेलर कोई और थे। जेल तो वही है ना, जेल भी वही है, जेल का हॉस्पिटल भी वही है, जेल के रिकॉर्ड्स भी वही हैं। अब जेल के रिकॉर्ड्स फाइल थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाते हैं जेलर के साथ। देखिए जेलर साहब, मसला ये है कि हमें अपने मुवक्किल के बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करना है। उसके लिए इसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ये बात साबित करने के लिए कि आपके जो कैदी हैं मीना अवस्थी, उनका बेटा है। इसी बात के लिए आपसे दरख्वास्त जितनी जल्दी हो सके जारी कर दीजिए प्रूफ। अरे भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा आपको हाँ? कि भाई वो ऑर्डर मैं नहीं दे सकता। जो चीज हमारे कार्यकाल में नहीं हुई है उसका दोष या इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, समझे आप? सब समझ गए सर। अब ये क्या है? ये है 94 की केस की फाइल। ये देखिए, हमारे मुवक्किल के गिरफ्तार होने के 8 महीने बाद ये बेल ऑर्डर पास हुआ था। हमारा सवाल ये है कि ये कॉपी आपके पास क्यों नहीं है, कि ये भी हमारे मुवक्किल के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह गायब हो गई। देखिए वकील साहब, फिर से दोहरा रहे हैं हम आपसे कि जो कुछ भी हुआ उस वक्त के जेलर की देखरेख में हुआ। हमारी देखरेख के सारे रिकॉर्ड अपडेट है और किसी भी कैदी को हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमें उम्मीद थी कि आपका यही जवाब आएगा। चलिए, फ्लैशबैक को छोड़ते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में आप इस जेल के जेलर हैं और हमारी मुवक्किल जो है आपके कैदी हैं, और हम अपने मुवक्किल के वकील हैं। उनसे मुलाकात करने आए हैं, मिलवाइए, या फिर उन्हीं जेलर साहब से परमिशन लाना पड़ेगा। अम्मा, ये हैं वकील साहब सत्यवीर दीक्षित जी। तुम इनसे मिलना चाहती थी ना, देखो ये खुद ही तुमसे मिलने आ गए। नमस्कार, बैठिए। बड़ी अजीब बात है मीना जी, 1994 में आपकी छोटी बहन निर्मला मौर्य ने आपकी ज़मानत की अर्जी दी और अर्जी मंजूर भी हो गई। श्रीमती मीना अवस्थी की तरफ से कोर्ट में कोई है? यह लगातार तीसरी बार हुआ है कि श्रीमती मीना अवस्थी की बहन निर्मला मौर्य द्वारा फाइल की गई मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है और उसे चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए यह कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को मंजूर करती है और उन्हें बेल ग्रांट करती है, ये देखते हुए कि उनका 3 महीने का एक बच्चा है। शायद सरकारी वकील को आपके केस में खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए आपकी जमानत का विरोध करने के लिए कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। देखिए, यह है बेल ऑर्डर आपका 1994 का, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बेल ऑर्डर जेल अधिकारियों तक कभी पहुंचा ही नहीं, ना ही निचले कोर्ट से कोई जज आया आपका हाल चाल लेने, जबकि ये उनका कानूनी फर्ज है। हमारी बहन निर्मला, उसको उसके ससुराल वाले कहे थे हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर भी हमारी जमानत की अर्जी दी होगी। शायद बेचारी अदालत में पेश नहीं हो पाई होगी और ना ही हमको बता पाई होगी। लेकिन आपके पति रामकुमार अवस्थी को तो सामने आना चाहिए था, वो अपने बेटे को लेके जाते, अपने साथ रखते, ये उनका कानूनी फर्ज है। कोई नहीं आया साहब, ना कोई बचाने आया
और ना ही कोई मिलने। बस यही आता रहा और इतना बरस में पहला बार आप आए हैं सर। अच्छा, आपको क्या लगता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के मोबिलपुर गांव में ये सब लोग मिल जाएंगे? आपके पति राम कुमार अवस्थी, बड़ा बेटा बबलू अवस्थी और लक्ष्मी आपकी बेटी, मतलब इनसे जाके मिला जा सकता है? ए मीना, चलो तुमसे कोई मिलने आया है इतने सालों के बाद, तुम्हारे बेटे के अलावा। कौन? चल के खुद ही देख लो। सजा के 13 साल बाद पहला बार कोई हमसे मिलने आया था और शायद आखिरी बार। कुछ बोलेंगे नहीं? बस इतना बोलने आए हैं कि मेबिलपुर हम छोड़ रहे हैं, घर बेच दिए। क्या आप जानते हैं हम दोनों का एक और बेटा है, माधव? सुने सुने हैं। तो बाल गृह में रहता है, आपको देखेगा तो खुश होगा। अपने बाबा को, अपने भाई बहन के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। देखो मीना, 8 साल पहले हमने दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे भी हैं हमारे। और हमरे तो बच्चे, बबलू और लक्ष्मी। बबलू 6 साल पहले हाईवे पर ट्रक के नीचे आ गया था, चल बसा। लक्ष्मी की शादी करा दिए हैं हम, खुश है वो। हम तो बस ये कहने आए थे कि आज के बाद 13 साल से जानते हैं, नया से बोलने का कोनो जरूरत नहीं है कि आप हमसे कोनो रिश्ता नहीं रखना चाहते। पर माधव आपका खून है, उसका यहाँ कोई नहीं है, तो जेल में पैदा हुआ। देखो मीना, हम चाह कर भी उसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। हमारे अपने 2 बच्चे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरी पत्नी नहीं मानेगी। हाँ, जो बात तुम 13 साल से जान रही हो, बेहतर होगा उसे जीवन भर के लिए जान लो कि अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और हम कभी मिलने नहीं आएंगे। बरेली में कहीं रहते हैं, पता नहीं है हमारे पास। होता भी तो क्या होता, जब रिश्ता ही ना रहा तो पता होने से क्या फायदा। माधव, हम तुमको तुम्हारे बाबा के बारे में नहीं बोले काहे कि वो तुमको मंजूर नहीं किए थे, तुमको बेटा कहने से इनकार किए थे। अब आप निश्चिंत हो जाइए मीना जी, हम आपकी ओर से एक पिटीशन डालेंगे कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए, और देखिएगा केस लंबा जाएगा नहीं और जीत भी हमारी होगी और आपकी रिहाई होगी। इलाहाबाद कोर्ट में तुम्हारी अर्जी डाल दी है, जैसे से बात आगे बढ़ेगी बताते रहेंगे, है ना? चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपनी अम्मा के साथ रहने लगोगे, है ना? सब ठीक हो जाएगा। योर ऑनर,
हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी जी पिछले 19 साल से जेल में उम्र कैद की सज़ा भुगत रही हैं। उनका बेटा है ये माधव अवस्थी। ये जेल में ही पैदा हुआ, 4 साल तक माँ के साथ रहा। बाद के 15 साल वो बाल घर में अकेला रहा और 18 साल का हो जाने के बाद उसे एक लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में अभी रह रहा है। हमारी दरखास्त है कि हमारे दोनों मुवक्किल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई भी दोष नहीं है। दोष कैसे नहीं था? मर्डर केस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। सर गौर से पढ़ेंगे चार्जशीट तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि पूरी हियरिंग, पूरी सेंटेंसिंग मात्र सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। एकमात्र आई विटनेस है जिसने क्राइम सीन से एक औरत को भागते हुए देखा था। कौन है? रोक! और सर चौंकाने वाली बात यह है कि उस एकमात्र आई विटनेस ने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्राइम सीन से जो औरत भाग रही थी वो हमारी क्लाइंट मीना अवस्थी ही है। लेकिन क्योंकि मृतक अंकित कुमार की फैमिली और हमारे क्लाइंट की फैमिली के बीच लैंड डिस्प्यूट था काफी समय से, उसका फायदा उठाते हुए मृतक के परिवार वालों ने एक इल्जाम लगा दिया हमारे क्लाइंट के ऊपर। उस समय के माननीय कोर्ट ने भी बिना और सब्सटैंशियल एविडेंस के आधार पे सीधे उसे एक्सेप्ट कर लिया। सर ये मर्डर केस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है और एविडेंस ओनली सर्कमस्टेंशियल। तो मीना अवस्थी बेल एप्लीकेशन करती, इतने साल क्यों लगे? आज से 19 साल पहले सन 1994 में हमारे क्लाइंट की छोटी बहन निर्मला मौर्य ने अर्जी डाली थी, लेकिन लगातार 3 सुनवाई तक ना तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई आया ना ही डिफेंस की तरफ से। तो तत्कालीन जज महोदय ने 5000 की श्योरिटी के आधार पर एक बेल ऑर्डर भी पारित किया था। तो फिर क्या सर, कुछ नहीं हुआ। जो बेल ऑर्डर पारित किया गया था वो जेल अथॉरिटी तक कभी पहुंचा ही नहीं। और तो और निचली अदालत से भी कोई जज नहीं आया हालचाल लेने के लिए या ये चेक करने के लिए कि जो बेल ऑर्डर पारित हुआ था उसके आधार पर रिहाई हुई भी या नहीं। ये रहे सर पेपर। बेल की एप्लीकेशन करने वाली निर्मला मौर्य बतौर गारंटर सामने आई नहीं, 5000 की श्योरिटी भरी नहीं गई। हाँ सर, वो एक्चुअली हुआ ये कि निर्मला मौर्य जी ने हिम्मत तो दिखाई, मानवता के नाते अर्जी डाली बेल के लिए, लेकिन उनके ससुराल वालों ने पाबंदी लगा दी उन पर, तो बेल की आगे की प्रक्रिया वो पूरी कर नहीं पाई। और हमारे क्लाइंट के जो पति हैं राम कुमार अवस्थी जी, वो कभी सामने आए ही नहीं। उन्होंने ये मान लिया कि सज़ा हो गई है तो पूरे ख़ानदान पे कलंक लग गया है। सर बाकी लोगों ने तो जो किया तो किया ही, लेकिन हमारे अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की हमारे क्लाइंट के साथ। देखिए ना सर, मात्र 5000 के मुचलके के नहीं भरे जाने के एवज में 19 साल से सज़ा भोग रही हैं। एकाकी जीवन, दर्द, डर, इसकी सज़ा सिर्फ हमारे क्लाइंट को ही नहीं मिली है बल्कि उनके निर्दोष बच्चे माधव अवस्थी को भी मिली है। 19 लॉन्ग मिजरेबल ईयर्स। दूसरी बात यह है योर ऑनर कि समाज, परिवार और कानून ने तो जो नाइंसाफ़ी की वो तो की ही हमारी मीना अवस्थी जी के साथ, लेकिन उनके निर्दोष बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसका जन्म जेल के हॉस्पिटल में ही हुआ। 4 साल तक माँ के साथ रहा, फिर बाद के 15 साल अकेले बालघर में रहा और जब 18 का हो गया तो एक लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में वो आज भी रह रहा है। माँ, बाप, भाई बहन के होते हुए भी एक बच्चा अनाथ, एक यतीम की जिंदगी जी रहा है। और ये 19 साल की सज़ा सिर्फ हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी को ही नहीं मिली, ये सज़ा उनका निर्दोष बेटा माधव अवस्थी भी झेल रहा है। योर ऑनर, हम अपने क्लाइंट मीना अवस्थी और माधव अवस्थी की तरफ से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें आगे की ज़िंदगी साथ बिताने दी जाए, एक बेहतर ज़िंदगी का मौका दिया जाए, इन्हें इनका मानवाधिकार मिले। और सबसे बड़ी बात सर, हमारी क्लाइंट मीना अवस्थी की रिहाई माधव अवस्थी के लिए भी उसके अनाथ होने से, उसके यतीम होने से रिहाई होगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माधव, हमने शुरुआत तो अच्छी कर दी है। हमारी अम्मा की जमानत होगी ना सर? जमानत की मांग तो हमने की ही नहीं है, हमने रिहाई की मांग की है, पूरी रिहाई की। बैठो। सर, आपने हमारी अम्मा का केस पढ़ा, आपसे एक बात पूछते हैं, क्या हमारी अम्मा ने किसी का कत्ल किया था? देखो, ये पूरा केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। तुम्हारी अम्मा ने शुरू से ही कत्ल से इनकार किया है, पर हाँ, उस अंकित कुमार नाम के बच्चे का कत्ल हुआ ज़रूर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और कोर्ट का फैसला, तीनों में तुम्हारी अम्मा को गुनहगार बताया गया। हालांकि हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए मुद्दा ये इम्पॉर्टेंट है
कि तुम्हारी अम्मा को बेल मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, कि उनका हक था। तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी जो तुम्हें नहीं मिली, ये तुम्हारा हक है। तो हम हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के आगे रहम की भीख नहीं मांग रहे। जी हमने कभी पूछा नहीं अम्मा से कि उसने कत्ल किया था या नहीं, कभी पूछेंगे भी नहीं। पर एक बात है जो हमारे मन से नहीं निकल रही है कि हमारे बाबा हैं, एक बहन है, एक बार उन्हें देखने का दिल करता है। बरेली बोले थे और कुछ नहीं कहे। कभी मन करता है कि मिले उनसे, कभी मन करता है कि एक बार देखें उनको, फिर सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। बाबा चाहते ही नहीं है उनको। क्या फर्क पड़ता है? तुम हमरा बेटा हो, तुमरे माँ बाबा दोनों हम ही हैं। वो तो कभी थे ही नहीं हम दोनों के लिए, और जौन आदमी कभी था ही नहीं उसका का गम करना। अम्मा, वकील साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द होगा, और बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। बढ़िया होगा, ऐसा होगा तो। ये सारा संघर्ष उसी के लिए तो है ना। अम्मा की रिहाई के बाद क्या हम उनको यहाँ ला सकते हैं रहने के लिए? हमारे पास और कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो माधव, हम कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। जब तक रहने की जगह नहीं है तब तक तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। धन्यवाद सर। इस केस में गलतियां हुई हैं और ज़रूरत है कि उन गलतियों को सुधारा जाए। यह कोर्ट मीना अवस्थी की तुरंत रिहाई का ऑर्डर देती है और इस पिटीशन को बतौर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हुए स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट जेल के उन सभी केसेस में स्टेटस रिपोर्ट का ऑर्डर देती है जिनमें कैदियों को बेल का हक मिला ही नहीं या फिर बेल के बाद उनकी रिहाई हुई नहीं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने रिलीज रिपोर्ट क्लियर किया। जेलर साहब, मीना अवस्थी को अब आप 1 मिनट भी अंदर नहीं रख सकते। रिहाई तो हो चुकी है। जेलर साहब, क्या आप ही हमारी अम्मा को दे सकते हैं? मीना, ए मीना, चल आज तेरा भी नंबर आ गया। सच्ची? आज आज हमारी रिहाई का दिन है? ये तुम्हारे बेटे ने दिया है तुम्हारे लिए।
रामकुमार अवस्थी जी का बैठो। पता चल गया उनका, बरेली में है, उनका पूरा एड्रेस है हमारे पास। हमको नहीं लगता है कि इतना बरस बाद वो जरा सा भी बदले होंगे। हाँ, बदले तो नहीं हैं। बात की है हम उनसे, पूछा आपकी बेटी के बारे में तो मना करने लगे कि उनसे संपर्क ना करें, बसा बसाया घर है। हमने कहा हम कौन होते हैं मना करने वाले, मीना जी बताएंगे मिलना है कि नहीं मिलना है। उनका फ़ोन नंबर है हमारे पास, आप ले लीजिए, बात कीजिए, बोलिए कि बेटी से मिलना है, आपका अधिकार बनता है। वकील साहब रहने दीजिए, ये ज़िंदगी में हमको जितना अधिकार मिलना था वो मिल गया, काफ़ी है, और कोनो अधिकार नहीं चाहिए। हम तो बस अपने माधव के पास रहे, इसको बहुत ही प्यार करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। मीना के पति रामकुमार ने मीना से दूर हुए 7 साल पूरे होने के पहले ही दूसरी शादी कर ली थी, जबकि उन दोनों के बीच में लीगल सेपरेशन नहीं हुआ था। वकील की सलाह पर मीना ने अपने पति से मुआवजे, लिविंग एक्सपेंस और एक घर की मांग की थी, जहां वो अपने बेटे माधव के साथ रह सके। रामकुमार ने मीना और माधव को अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया। फिलहाल मीना और माधव मीना के पति रामकुमार के बरेली वाले घर के एक हिस्से में रहते हैं, और दूसरे हिस्से में रामकुमार अपनी दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के साथ रहता है। माधव इस वक्त एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। मीना और माधव की तरफ से प्रशासन से भी अपील की गई है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा माँ बेटे को कॉम्पनसेशन प्रदान किया जाए। बड़े दुख की बात है कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मीना के हक की जमानत उससे वंचित रही, और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। आजादी के 68 सालों के बाद भी आज हमारे देश में ऐसे हजारों केसेस हैं जहां हर रोज इस वक्त किसी की रिहाई रोकी जा रही है तो किसी का बचपन कैद में है। मीना अवस्थी की पिटीशन ने हमारे देश के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। लोअर कोर्ट्स को ऐसे इनमेट्स की क्वार्टरली रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करनी होती है। कानून के हिसाब से लोअर कोर्ट के जज को रेगुलर व्यक्तिगत रूप से जेलों में जाना चाहिए निरीक्षण के लिए। अगर मीना के केस में ऐसा किया गया होता तो 19 साल पहले ही मीना की रिहाई हो चुकी होती और माधव एक प्यार भरे घर में पला बड़ा होता, न कि रहम की 4 दीवारों के बीच। जिस वकील ने मीना का केस लड़ा था वो इस वक्त उसी जेल में एक दूसरी इनमेट की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछले 23 साल से जेल में है, और उसकी बेटी ने अब तक एक बार भी आजाद दुनिया में कदम नहीं रखा है। जो रिश्ता मुझे अधूरा छोड़े तो मैं खुद को कहीं और पूरा क्यों ना करूं? लेकिन बेवफा रिश्ते का बोझ मैं अपने कंधों पर क्यों उठाऊं? क्या वफाई एक तराजू है जिसमें प्यार को तोला जा सके? क्या वफाई सब कुछ है? और नहीं तो क्या। जब एक रिश्ते में आप अपना सब कुछ देते हैं तो बदले में बेवफाई कैसे कबूल हो सकती है? यह हकीकत है कि एक बिखरते रिश्ते में वफादारी को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। बेवफाई का फैलता नासूर लाइलाज है, ना रुकता है ना मिटता है, बस मिटाकर रहता है। हाँ विवेक, बोलो। जब कोई आपको आपके पीठ पीछे हो रही बातें बताता है तब शक होता है कि कहीं वो आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है, या कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा है। जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है और तुम्हारे आने से ठीक पहले वो निकल लेता है। भाई लोचे है, देख ले। तेरी वाइफ उर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मुझे गलत मत समझ यार, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में कुछ कर। वो कौन है? कौन कौन है? वही जो मेरे घर से निकलने के बाद मेरी जगह लेता है और मेरे आने से पहले घर से निकल लेता है। क्या हुआ, कुछ बोलना नहीं चाहती हो या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उर्मिला? क्या बोलूं हरीश, यही कि मैं तुम्हारे साथ अब खुश नहीं हूं।
यही कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। या तो तुम मेरी बीवी हो सकती हो या फिर उसकी जो भी। प्यार भले ही घटता हो पर रिश्ते बट नहीं सकते उर्मिला। हरीश, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए उसे, मतलब वो मेरे और उसके बीच चुनने वाली है। पर मुझे कोई ऑप्शन नहीं बनना। उर्मिला, मेरे घर से निकल जाओ। यश को तुम्हारी जरूरत होगी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ, अभी के अभी इस घर से चली जाओ। और जिससे तुम प्यार करती हो ना, उसी के साथ रहना, पूरी की पूरी उसकी हो जाओ। मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे आने तक यह घर साफ होना चाहिए। तुम्हारा साया भी इस घर में नहीं होना चाहिए। मैं उस आदमी का ना नाम जानना चाहता था ना ठिकाना। वो कोई भी हो सकता था, खोटा तो मेरा सिक्का निकला था। अरे यार, पार्क में फिर से धोखा देके। टाइम लगेगा क्या? यार नेहा, तू मैकेनिक के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? कुछ भी बोलते हो। और नहीं तो क्या यार, तू भी। मैं फंसा पड़ा हूँ यार। पंकज, अब क्या हुआ? वो आदमी। आदमी? कौन आदमी है? कहाँ? हाँ सर, मैं पंकज जाधव बोलता हूँ। एक्चुअली सर, मुझे अभी एक आदमी मिला, वो गगन नगर ब्रिज के यहाँ बहुत बुरी तरह घायल है सर। मैं उसे वो डीएल हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। हाँ सर, आपके आने तक यही रुकता हूँ। एक्चुअली सर, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी बीच रास्ते, तो मैं गाड़ी ठीक कर रहा था, तब मेरी वाइफ ने, ये मेरी वाइफ है नेहा, इसने उसे देखा फर्स्ट टाइम। वो कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, और उसका गला, सर बहुत बुरी तरह चोट लगी थी उसके गले पर। आप लोग हमारे साथ अगर वो जगह दिखा सकते हैं। इधर ही सर, इधर ही। हाँ, ये क्या, यहाँ पे ना ये ऐसा गिरा हुआ था। नहीं बचा पाया। जिस जगह से हमें ये लाश मिली वहां पर हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे इसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसके कपड़े चेक किए गए पर अटेंडेंट्स को पॉकेट से कुछ मिला नहीं। हिट एंड रन का केस होता तो फिर जेबें पूरी खाली कैसे होती? हिट एंड रन, नो चांस। इंस्पेक्टर, ये मर्डर केस है। उसका गला चॉपर या तलवार से काटा गया है, और वो कुछ बोलना भी चाह रहा था पर बोल नहीं पाया। ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले और जहर भी। तो मौत जहर की वजह से हुई? नहीं, पॉइजन की मात्रा अधिक है बॉडी में, लेकिन मौत हुई है हेमरेज से। मतलब पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई? चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। विक्टिम की एज? 23 से 24 के बीच। अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। लगता है ब्लाइंड केस रजिस्टर करना पड़ेगा। रिश्ते के कांटे को रास्ते से नहीं बल्कि दुनिया से ही हटा दिया गया। शिनाख्त की सारी निशानियां मिटा दी गई ताकि कांटा निकालने वाले को कानून कभी चुभे ना।
साहब, एक दिनेश मौर्य की एक मिसिंग कंप्लेंट हुई है और शक्ल हमारे यहाँ रजिस्टर हुए केस से मिलती है। मिलती तो है। कंप्लेंट किसने फाइल की थी? इसके माँ बाप आए थे। मिसिंग कंप्लेंट कल दर्ज हुई और बॉडी परसों मिली। कल रात को बोल के गया था कि किसी फ्रेंड के घर जा रहा है। साहिब, वो कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपका बेटा दिनेश मौर्य काम क्या करता है? जी वो फोटोग्राफर है, कई मराठी अखबार में उसके फोटो भी छपते हैं। ठीक है, आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमें एक लाश मिली है, लगता है आपके बेटे दिनेश की है। ठीक है कुलकर्णी, अब फाइल भेज दीजिए। इस केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। ठीक है पाटिल, ना क्राइम स्पॉट से कुछ मिला है ना लाश पर से, लेकिन इस दिनेश मौर्य का सेल नंबर है मिसिंग कंप्लेंट में। रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ सर। हेलो जी हाँ, अरुण भंडारे बोल रहा हूँ। भंडारे दिनेश मौर्य को तो जानते ही होगे तुम। हाँ हाँ, वो फोटोग्राफर दिनेश मौर्य ना। हाँ, 12 जून की शाम 7:30 बजे तुमने उसे फोन किया था। 12? हाँ हाँ किया था सर, फोन किया था मैंने और मिला भी था दिनेश से रात को उसी दिन। क्या हुआ सर? सर जानता था, मतलब एक दोस्त ने मिलवाया था सर। ये अपना मौर्य फोटोग्राफी वगैरह करता है ना फ्रीलांस में, तो मेरे पास एक शादी का काम आया था, उसी सिलसिले में मिला था मैं दिनेश मौर्य से। हुआ क्या है सर उसको? मर्डर हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर? जिस रात को तुम उसे मिले थे 12 जून, उसी रात मर्डर हुआ है। लेकिन सर मुझे उसके बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं पड़ा? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मिले कहाँ थे तुम दोनों? बार में बैठे थे सर, बियर मार रहे थे। बियर के बाद क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं अपने घर के लिए निकल गया और दिनेश मौर्य अपने घर के लिए। मतलब उसने कहा यही था कि घर जा रहे हैं। संडे क्रूज के गगन नगर ब्रिज के पास पड़ा था, बुरे हाल में, काफी खून बह गया था। वैसे बार था कौन सा जहाँ तुम दोनों मिले थे? खार में एक अर्पिता बार है, वहां बैठे थे, पर मुझे कुछ नहीं पता सर इसके बारे में। सर जहाँ ये दिनेश घायल मिला था उसका फोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था, गगन नगर ब्रिज के पास सेंटा क्रूज में। वो अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के बियर पी रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल नोट किया गया है। ब्लड सैंपल में अल्कोहल के ट्रेसेस थे और पॉइजन भी। खून में अल्कोहल के साथ साथ जहर भी मिला है। चूहे मारने वाला जहर था बॉडी में। लेकिन मौत का कारण जहर नहीं है, स्टैबिंग है। बार बार किए हुए वार। शायद जहर काम नहीं किया होगा, इसलिए स्टैबिंग करके मार डाला। समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी दुश्मनी पाल रखी थी इस दिनेश मौर्य ने। दुश्मनी? किसके साथ? ना तो उसने कभी मुझे बताया, ना मैंने कभी देखा, ना कभी सुना। मेरे बच्चे की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? उसे तो बस एक ही शौक था, सिर्फ फोटो खींचने का। दिनेश का कोई दोस्त, कोई करीबी? ज्यादा दोस्त नहीं थे सर, एक विशाल था और एक ध्रुव। उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताता। हर जवान लड़के के कुछ न कुछ राज होते हैं जो माँ बाप को नहीं, दोस्तों को पता होते हैं। विशाल और ध्रुव बोला था उन्होंने। उठा कर लाओ दोनों को। सर अफेयर वफेयर रहता तो सबसे पहले आकर मैं आपको बता देता। ध्रुव, क्या ऐसे हो सकता है कि दिनेश का किसी के साथ अफेयर हो और उसने तुम दोनों को बताया ना हो? चांस ही नहीं है सर। मैं, दिनेश और विशाल, हम तीनों एक साथ बड़े हुए, एक ही चौल में। सर वो ना हमसे कुछ छुपाता था और ना हम उससे। ध्रुव चौहान, तो दिनेश ने ये दुश्मनी वाली बात क्यों छुपाई तुमसे? कौन था उसका दुश्मन जिसने तुम्हारे खास दोस्त को गला काटकर मार डाला? सर ये सोच के तो मेरा खून खौलता है। सर मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई हमारे दिनेश की जान कैसे ले सकता है। हाँ साहब, दिनेश और मैं करीबी दोस्त थे। दिनेश का कोई करीबी दुश्मन था? दिनेश को किसने मारा होगा और क्यों? कुछ गलत किया होगा शायद उसने। क्या गलत किया होगा? पता नहीं सर,
पक्का कुछ पता नहीं। ठीक है, जो कुछ कच्चा पता है वही बता दे। सर दिनेश का अफेयर था। तो क्या मैंने तुझे कभी ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? देख देख भाई देख, मैं जानता हूँ कि तू ये चाहता है कि मैं रिश्ते से पीछे हट जाऊँ, वो मैं समझ सकता हूँ। शायद तेरी जगह मुझे भी यही लगता, लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती है? अगर उर्मिला ने मुझसे कहा ना कि दिनेश तेरे मेरे बीच में जो भी हो खत्म, तो मैं जबान देता हूँ, खत्म। क्या रे दिनेश, क्या लफड़ा ये? पूछ मत यार, दिमाग की दही हो गई है। उर्मिला कौन है ये? हेलो, PSI पटेल, मुंबई क्राइम ब्रांच। आप कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम उर्मिला है। क्या बात है साहब? उर्मिला जी, दिनेश मोरे को तो आप जानती होंगी। जी जानती तो हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दिनेश मोरे अब इस दुनिया में नहीं रहा। विशाल, ये उर्मिला कौन है? सर दिनेश ने कभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं। है यार कोई? है कोई का क्या मतलब? अरे बता क्यों नहीं रहा है, कौन है ये उर्मिला? अपने चौल में तो कोई उर्मिला नहीं रहती। क्यों, कहीं पे लिखा है क्या मैं चौल से बाहर वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता? अब तेरी इस उर्मिला से सिर्फ दोस्ती तो नहीं लगती। बताना कैसे मिला, कहाँ मिला? 2-4 बार बात हुई फ़ोन पर, और फिर मिले मतलब उल्टू मिले? शादीशुदा है क्या? छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। सर उस दिन के बाद दिनेश ने कभी वो वाली बात छेड़ी नहीं सर। मतलब तुम जो फोन वाला झगड़ा बता रहे हो वो शायद दिनेश का उर्मिला के पति के साथ हुआ होगा, करेक्ट? पता नहीं सर, दिनेश ने कुछ बोला नहीं। सर मैंने जो सुना था मैंने आपको ईमानदारी से बता दिया। इस उर्मिला का फोन नंबर या घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। अभी अभी मेरी एक औरत से बात हुई, उसका नाम उर्मिला है। उर्मिला से बात हुई जिसका अफेयर दिनेश के साथ था? सर अफेयर का तो पता नहीं, लेकिन दिनेश के कॉल रिकॉर्ड से उसका नंबर मिला। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, बोली नाम उर्मिला है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। दिनेश को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, खास दोस्त था मेरा। सर अब वो फ़ोन पर तो बोलने से रही कि उन दोनों का अफेयर था। मैंने दिनेश के कॉल रिकॉर्ड्स की बाल की खाल की, देखा दोनों दिन में 12 से 15 बार बात किया करते, कभी कभी रात भर भी। ठीक है, देखते हैं दोनों के बीच कितना और कैसा गहरा अफेयर था। इस प्यार मोहब्बत के त्रिकोण में कौन वफादार था और कौन बेवफा? एक बिखरते रिश्ते की इमारत को कौन खड़ी रखना चाह रहा था? वफा के मलबे के नीचे कौन घायल पड़ा था? उर्मिला जी। जी आपके और दिनेश मोरे के बारे में कुछ बात करनी थी। यश बेटा, जरा बाहर जाके खेलो। बेटा? जी, यश जूनियर केजी में पढ़ता है। यश के पापा कहाँ हैं? 3 साल पहले यश के पापा हरीश गायकवाड़ को मैंने छोड़ दिया था। यश को तुम्हारी जरूरत होगी, उसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चली जाओ। तो दिनेश मोरे आपका बहुत अच्छा दोस्त था, है ना? सबसे अच्छा दोस्त। उसकी खबर सुनकर। खबर दरअसल ये है उर्मिला जी, दिनेश मोरे का मर्डर हुआ है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिनेश मोरे के मर्डर के बारे में मैं कुछ भी जानती हूँ, तो ये सच नहीं है। आप दोनों का अफेयर था? जी, अफेयर तो था, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आज ही पता चला कि अब वो नहीं रहा। आप दोनों मिले कैसे? एक रॉन्ग नंबर से, 1 साल पहले। सॉरी, लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है। मैं वो नहीं हूँ जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब तकदीर ने नंबर मिला ही दिया है, तो एक ऑफर रखना था आपके सामने। कैसा ऑफर? दरअसल मैं एक फोटोग्राफर हूँ और अपने दोस्त का फोटोग्राफी स्टूडियो चलाता हूँ। हमारे यहाँ काम बहुत बढ़ गया है और हमें एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। आपकी आवाज़, बात करने का स्टाइल मुझे मस्त लगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप एक अजनबी से रॉन्ग नंबर लगाकर उसे नौकरी ऑफर कर रहे हैं? अगर मैं इस नौकरी के लिए पेपर में ऐड दूंगा तो कोई अजनबी तो अप्लाई करेगा ना, और फिर उसका इंटरव्यू लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो इस जॉब के लायक है या नहीं। आपका तो इंटरव्यू हो गया और आप सिलेक्ट भी हो गई, तो क्या कहती हैं आप? फिर 2-4 बार और फ़ोन कॉल्स हुए, लेकिन इस बार रॉन्ग नंबर नहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे को मिले, पसंद आए और बस। आगे?
बस और कुछ नहीं। देखिए उर्मिला जी, हम जानते हैं कि कोई तो था जो आपको दिनेश से दूर रखना चाहता था। क्या आप जानती है वो शख्स कौन है? देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जानती क्या है उर्मिला जी? बस इतना कि मैं दिनेश को पसंद करती थी और वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सब चेक करो, और उसका पति हरीश गायकवाड़, उसके भी कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर पाटिल, कोई ना कोई तो जख्मी जरूर हुआ था। बेवफाई चेन रिएक्शन है, एक दिल लगता है तो एक दिल जलता भी है, और जलन इस बेवफाई से पैदा होने वाला चेन रिएक्शन का जहर है। बेवफाई वही होती है जहां वफाई की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जी सर, अभी पहुंच रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी दिनेश मोरे को नहीं जानता था। उर्मिला को तो जानते होंगे, कभी तुम्हारी बीवी हुआ करती थी वो। अगर सच में उसे जाना होता तो या तो वो मेरी बीवी होती या हमारी कभी शादी नहीं हुई होती। मेरे लिए वो बिल्कुल अजनबी है। मेरे बेटे यश की कोई बात हो तो बोलिए, मैं उससे कभी भुला नहीं पाया हूँ। तुम्हारा बेटा यश और तुम्हारी बीवी दोनों सलामत है। एक बात बताओ, 3 साल पहले तुम्हें उर्मिला ने क्यों छोड़ा था? उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे घर से बाहर निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि घर 2 लोग मिलकर बनाते हैं, तीसरे के आने से वो कुछ और ही बन जाता है। पर तीसरा आ गया तुम्हारे घर में, बड़े तीर चले होंगे ना सीने पर? हाँ चले, पर दिल को जख्मी नहीं खाली कर दिया उन तीरों ने। जब उर्मिला ने मुझसे वक्त मांगा ताकि वो मेरे और उसके बीच में चुनाव कर सके, वो आखिरी तीर। प्यार का हर एक कतरा साफ हो गया दिल से, और मैंने उसे घर से साफ कर दिया। दूसरे दिन घर से निकाल दिया मैंने उसे। तब से आज तक मैं उससे नहीं मिला हूं। दिनेश मोरे की शक्ल याद है तुम्हें, या उस पहले वाले आशिक की? उनसे कभी फोन पर बात नहीं हुई और ना ही मुलाकात। उर्मिला तुम्हारे बच्चे की माँ थी, और बच्चों को माँ की जरूरत होती है, इसलिए शायद माँ के आशिक को तुमने मारा हो। सर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे सूखे जख्मों को कुरेदिए मत। मेरा जवाब नहीं बदलेगा, पर आपका वक्त जरूर बर्बाद होगा। चलता हूं सर। सर, इस हरीश गायकवाड़ और उर्मिला के बीच के 3 साल के फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया। दोनों के बीच एक भी फ़ोन या मैसेज नहीं हुआ। और ये कहता है कि इसे बच्चे की बहुत याद आती है, और 3 साल में एक भी फ़ोन नहीं। सर, कुछ लोग होते हैं ना ठंडे टाइप्स, ये भी वैसे ही होगा। सच कह रहे हो तुम? इस हरीश का खून ठंडा होगा, पर उस तीसरे आशिक का नहीं। मतलब सर? 3 साल पहले हरीश ने उर्मिला को घर से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उसका किसी तीसरे आदमी के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। तब ये तीसरा आशिक घायल हुआ होगा, और उसने जख्म का बदला कत्ल से लिया होगा। सर, लगता है तीसरा शायद यहाँ मिलेगा। उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर उस आदमी का जरूर होगा। दिनेश के साथ उसका फोन पर झगड़ा हुआ था, मतलब दिनेश के कॉल रिकॉर्ड में भी उसका नंबर होगा। सर, लगता है हमें हमारा तीसरा आदमी मिल गया। चल बेटा। क्या हुआ सर? चल। क्या हुआ सर? चल। मैंने कुछ नहीं किया था सर, आज शपथ मैंने कुछ नहीं शपथ किया लेके आई को क्यों टपका रहा है? चल, पुलिस मैंने का काम कुछ है। नहीं किया। बताइए तो मुझे लेके क्यों जा रहे हैं सर? चूहे मारने की दवाई कहाँ मिलती है वो पूछना इधर से। चल। साहब भाई शपथ साहब, मैं नहीं लाया वो दवाई, वो मेरा दोस्त करण लाया था। इस करण को हम कहाँ से लेकर आए? क्या ऐसे स्टैचू कैसे बन गया? भागेगा नहीं हमसे? चल। क्या गल साहब? आपके इस चूहे ने आपके दुकान से चूहे मारने की दवाई चुराई। चल, ये आला। जी, क्राइम ब्रांच। सर, मेरे दोस्त दिनेश के बारे में कुछ पता चला क्या? हमने तुम्हारे 2 दोस्तों से गुफ्तगू की, एक पवन चाय वाला और दूसरा करण किराने वाला। और ताज्जुब की बात बताओ,
उन दोनों को पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का दुश्मन कौन था। उन दोनों को यह भी पता है कि तुम्हारे दोस्त दिनेश का गला किसने काटा है। अजीब बात है ना, उन दोनों को सब कुछ पता है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अरुण, तुम्हारे जैसे दोस्त अगर किसी को हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ए दिनेश, ज्यादा ना बकबक मत कर। छोड़ दे मतलब छोड़ दे उर्मिला को। अरे क्यों का क्या मतलब है यार? तुझे पता है ना मेरा और उर्मिला का अफेयर चल रहा है। तो क्या कभी मैंने तुझसे ये कहा कि मुझे उससे मिलने से मत रोक? अरे तू होता कौन है मुझे या उससे कुछ कहने वाला? तेरी औकात ही नहीं है कुछ। देख देख भाई देख, मैं जानता हूँ कि तू ये चाहता है कि मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊं। वो मैं समझ सकता हूँ, शायद तेरी जगह मुझे भी यही लगता। लेकिन क्या उर्मिला भी यही चाहती है? अगर वो कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म, तो मैं जबान देता हूँ, खत्म। उर्मिला तो एडी है क्या? कैसे सोच सकती कि इस चक्कर को छुपा लेगी मुझसे? तो फोन और एसएमएस की जगह अगर कोई नया एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करती है ना उस दिनेश से टच में रहने के लिए, तो बेवकूफ मुझसे छुपा नहीं है ये। कुछ छुपाया होगा तभी तो छुपेगा ना अरुण। मैं जो करती हूँ खुलकर करती हूँ। उर्मिला 3 साल का रिश्ता है तेरा और मेरा। तेरे पति ने तुझे लात मारी तो मैंने संभाला। ये घर साल भर का किराया कौन दे रहा है? हरीश या दिनेश? मैं दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि प्यार करता हूँ तुझसे। और तू उस फोटोग्राफर के साथ गुटरगू कर रही। 4 आने की भी वफाई है कि नहीं तुझमें? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन दिनेश के लिए भी लगाव है मेरे मन में। हाँ मालूम है मुझे। इतने सालों का प्यार, इतने सालों की देखभाल सब ठुकरा कर तू उस दिनेश के साथ चली जाएगी, है ना? अरुण, मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं, ये तय करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे पक्का पता था दिनेश ने अगर उसको हाथ दिया है तो मेरा हाथ जरूर छोड़ देगी। जैसे तुम्हारे हाथ आगे बढ़ाते ही उसने अपने पति का हाथ छोड़ दिया था। बराबर है ना? जैसे तुम घर से निकले वो आ जाता है, और तुम्हारे आने से ठीक पहले ही वो निकल लेता है। भाई लोचे है, देख ले। तेरी वाइफ उर्मिला के बारे में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़े में आई थी छोटे से बच्चे के साथ। पूरा का पूरा घर खड़ा किया उसके लिए मैंने। ये सब अब याद आ रहा है तुझे, जब उर्मिला ने तुम्हारे साथ बेवफाई की? सर वो दिनेश उसके लिए ये सब कभी नहीं कर सकता था, और ना ही उसके साथ वफादारी करता। 1 नंबर का अय्याश था सर। अबे अरुण, तू धमकी दे रहा है या चुटकुला सुना रहा है? मुझे सचमुच हंसी आ रही है। यार धमकी वमकी मैं क्या दूंगा यार, मैं तो खुद मांडवली करना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, मिलते हैं और मिट्टी डालते हैं इस बात पे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब वो मेरी नहीं है तो ना सही, और तो उसको खुश रखेगा मुझे मालूम है। बस ये है कि एक बार फेस टू फेस बैठ के सब क्लियर कर देते हैं। अरे यार मैं भी तो वही चाहता हूँ। हाँ तो फिर मिलते हैं आज। आज? हाँ अभी। मैंने उस शाम को अपने सेठ से गाड़ी उधार ली थी। रास्ते से मैंने पवन और करण को उठाया। तुम लोग बार में बैठे थे? नहीं सर, हम बार नहीं गए थे। बाहर मिले और वहीं पे बियर मारी। बियर में चूहे मारने का जहर मिला था? हाँ। मतलब दिनेश को मारने का प्लान तुम लोगों ने पहले से ही बना लिया था? हाँ सर, प्लान बनाया था, लेकिन ये सब कभी नहीं होता अगर वो मेरी उर्मिला के बारे में ऐसी बात नहीं करता। कौन सी बात? क्या बोला था दिनेश ने? क्या रे अरुण, अपने दोस्त लोग को साथ में लेकर आया मेरे को ताकत दिखाने के लिए? काहे की ताकत यार, इनको भी बियर पीनी थी तो आ गए साथ में। मुझे ना दिनेश तुझसे एक ही सवाल पूछना है, ये उर्मिला को लेकर तेरा इरादा क्या है? अरे यार अरुण, अरे तू उर्मिला का प्रेमी है, बाप जैसे सवाल काहे को कर रहा है? क्योंकि एक सच्चा प्रेमी एक बाप की तरह देखभाल करता है अपनी औरत की, जैसे मैंने उर्मिला और यश की। देख यार, तेरा प्यार सच्चा है, अरे मेरा प्यार तो झूठा भी नहीं है। अगर तेरे को इतना दर्द हो रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूँ यार। इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा? ये बियर है, ठीक है, ठंडी है, बुलबुले दे रही है, मैं इसे पी रहा हूँ। ये मेरा रिश्ता है इस बियर के साथ। एक बार बियर खत्म हो जाएगी तो बॉटल फेंक दूंगा और नई बॉटल ले आऊँ। लेकिन हाँ, अगर ये बियर ठंडी नहीं होती, बुलबुले बैठ गए होते, तो भी बॉटल जरूर फेंक देता। मतलब बॉटल फेंकनी है। साफ साफ बात करना यार। अभी और कितना साफ बोलो तेरे को? देख, ये बियर की बॉटल और तेरी उर्मिला में मेरे लिए कोई फर्क नहीं।
जब तक मजा है तब तक रिश्ता है, एक बार मजा खत्म रिश्ता खत्म। लेकिन हाँ, जब तक ठंडी है, बुलबुले दे रही है, अरे मेरे को पी लेने दे। देख मजा खत्म तो बॉटल फेंक दी। दिनेश की बातें सुनकर मेरे खून में गुस्से के बुलबुले फूटने लगे। वो मेरे प्यार उर्मिला के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा पी लिया। और अब बारी थी दिनेश की जहर पीने की। सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा जो तू बोल रहा है, लेकिन सुकून है कि कम से कम तूने अपने दिल की बात रखी। अब ना ये फैसला मैं उर्मिला पे छोड़ दूंगा। तेरे और मेरे बीच की जो दुश्मनी थी वो खत्म। अरे होनी भी नहीं चाहिए यार। और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी वजह से दो दोस्तों में दुश्मनी हो। सही कहा। तो इसी बात पे एक और बियर हो जाए, ठंडी बुलबुलाती हुई। अरे ये हुई ना बात। अपने बीच की जो भी गलतफहमी है सब इस बियर में डूब जाए साली। चीयर्स। चीयर्स। बोला मेरी उर्मिला बियर जैसी है, एक बार बुलबुला खत्म तो उठा के फेंक देगा साला। और वफादारी के नाम पे तेरे खून में 4 बुलबुले के आगे तूने दिनेश को मार डाला। अब शांत दिमाग से सोच अरुण, क्या हासिल किया तूने? हाँ, तू और तेरे ये दोस्त जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। क्या अब भी तो उर्मिला से वफादारी की उम्मीद करता है? क्या नाम बताया लड़की का? लोकेश, ये लड़की नहीं औरत है, नाम है उर्मिला, तलाकशुदा है। उसका और एक प्रेमी था, अरुण भंडारे। आपके बेटे दिनेश का कत्ल इसी अरुण ने किया है। हमारा बेटा इस उर्मिला से प्यार करता था? मालती जी, प्यार का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, इन दोनों में रिश्ता जरूर था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि अरुण ने दिनेश को धमकाया था। मुझे पता था कि अरुण नाराज है, लेकिन इन धमकियों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरुण नाराज था ये बात तुमने हमें बताई नहीं। इनफैक्ट तुमने अरुण के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। अरुण भंडारे एक शख्स था जो दिनेश और तुम दोनों को जानता था। दिनेश सिर्फ एक अच्छा दोस्त था मेरा, हम दोनों की अच्छी जमती थी, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए सीरियस नहीं थी। मैं आपको कैसे बताऊं ये मत बताइए, हमारे काम की चीज ही नहीं ये जानना कि तुम दोनों के बीच क्या होता था और क्या नहीं। हमारे लिए ये चीज मायने रखती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेवफाई ने किसी को गहरा जख्म दिया था, किसी को गुस्से में डुबोया था, किसी को इस बात का एहसास दिलाया था कि वो ठुकराया हुआ है। अरुण भंडारे और उसके साथीदार पवन और करण को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 328 के तहत आपराधिक इरादे से किसी को जहर या कोई नशीली दवा देकर नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। फिलहाल तीनों कानूनी हिरासत में हैं। हर इंसान को जिंदगी बतौर चुनौती कभी न कभी एक आईना दिखाती है। हरीश गायकवाड़ को आईने में साफ नजर आया कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। उसने क्या किया? उसने उर्मिला को जाने दिया। और यही सच्चाई जब जिंदगी के आईने ने अरुण को दिखलाई तो उसने देखने से इनकार कर दिया। अपने विवेक और जमीर दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर वो सबसे बड़ा जुर्म यानी कि कत्ल करने पर उतर आया। तीसरी ओर दिनेश मोरे, इस नौजवान को आईने ने बखूबी इत्तला दी थी कि भले ही वो उर्मिला से प्यार नहीं करता, लेकिन उर्मिला का उस पर प्यार किसी और के प्यार का गला घोट रहा था। दिनेश को पता था कि वो खतरे से खेल रहा है, लेकिन वो उर्मिला के साथ खेलता रहा। टूटा रिश्ता अक्सर घायल भावनाओं का दर्पण होता है। रिश्तों में दर्द देने वाला खुद दर्द से नहीं बच सकता। बेहतर यही होता है कि दर्द को अपनी मंजिल ना बनाएं। घायल प्रेमी नया रास्ता चुने और अलविदा कहें उस रिश्ते को जो उस दर्द की जड़ है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त
सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।